आज मैं आपको किस टॉपिक के एमसीक्यू करवा रही हूँ जो भी पॉलिटी का है। ये देखो 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आया था, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया हुआ है और ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में। ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2020 में, ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2019 में। ये पर्सन भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया हुआ है, गुवाहाटी वाला। और उच्चतम न्यायालय ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में प्रश्न आया है। और यहाँ आप देखोगे तो ये 2021 में पटवार में भी आया हुआ है। आज हमारा टॉपिक है उच्चतम और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इससे रिलेटेड राजस्थान के जितने एग्जामों में प्रश्न आ चुके हैं ना, वो मैं करवा रही हूँ। ये सीईटी का तो आपने दिया ही होगा, 2023 में यहाँ से प्रश्न आया है। ये जेएलओ में भी 2023 में प्रश्न आया है, आप देख सकते हो। ये फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में हुआ ना, 12 फरवरी 2023 को वहाँ प्रश्न आया था। और ये भी आया था स्कूल व्याख्याता 2022 में। यह आया आईएएस 2023 में आया है। आईएएस परीक्षा होती है ना यूपीएससी लेवल की। अभी मैं आपको करवा ले रही हूँ भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है भारतीय संविधान का। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है अंतिम व्याख्याता। अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। राजस्थान में पटवार का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, कांस्टेबल का भी आ चुका है, तो यहाँ से प्रश्न वापस रिपीट हो सकते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश। और आगे हम देखते हैं, हाँ ये व्याख्या भी देख सकते हो आप। भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका, सर्वोच्च एवं अन्य न्यायालयों को स्वीकार किया गया, किंतु उपयुक्त विकल्पों के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश अभीष्ट उत्तर होगा। यह आया था पटवार 2011 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 की व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन किससे सलाह लेंगे? मुख्य न्यायाधीश से। उसके बाद स्कूल व्याख्याता 2022 में ये प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर देखो ये क्या लिखा हुआ है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 100, कार्यकारी और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 170 और 2 नंबर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय जो होता है वो कौन? 129। ये राइट है, ये राइट है, ये गलत है क्योंकि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति नहीं होती, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। चौथा विकल्प है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत है अनुच्छेद 136, ये भी सही है, लेकिन 1 नंबर है ना ये सही नहीं था, मैंने बता दिया अभी। दूसरा आया था जेएलओ 2023 में। अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है? तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श प्राप्त करता है, नियंत्रण मालिका वृक्ष से नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है 124 के तहत राष्ट्रपति करता है, आपको बताऊं। और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। यह आया था स्कूल व्याख्याता 2020 में। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया विनिमय के लिए कौन अधिकृत है? तो इसके अंदर संसद है। क्या है? संसद है। ये आप डिटेल से पूरा देखोगे तो इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में 124(1) में दिया गया है कि अनुच्छेद 124 के 1 तहत मूल संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन, सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। देखो किसको दिया गया है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? तो संसद है। संसद को दिया गया ना, इस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार संसद को दिया गया। इस शक्ति का प्रयोग संसद ने 1956 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया। इसकी संख्या 7 से बढ़ाकर 10 यानी मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर कर दिया गया। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की सहित 34 है। संख्या कितनी है? 34 संख्या है मुख्य न्यायाधीशों की। मुख्य न्यायाधीश सहित है ना 34 यानी कि 33 + 1 है। कितने हैं? 33 + 1। ईओआरओ का एग्जाम किसने दिया है? ये प्रश्न आया था 2023 में। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है ना,
ये हमने अभी पढ़ा है, संसद देती है। कौन देती है? संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कौन सी है? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 में आया था। तो ये प्रश्न देखो आप, कौन सी आयु होती है? आयु कौन सी होती है? तो ये होती है आयु, मैंने बताया अभी, 65 साल होती है। 5 साल या 65 साल, इनमें से जो भी दो होगा। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। तो 124(1) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति है। न्यायाधीश होगा एक देश का, जिसको कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति, है ना। तो यहाँ 24(2) के अंदर क्या है? इनकी आयु दी हुई है। भारतीय, ये पटवार 2011 में आया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो ये कौन सी है? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये नहीं होनी है, या आयु नहीं है। इनकी जो योग्यता है वगैरह हम देखेंगे आगे, यहाँ पूरी डिटेल से देखोगे। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह किसी उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष की अधिवक्ता रहा हो। और उसकी न संविधान के अनुच्छेद 123(24) के 3 के अनुसार अन्य अर्हता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बना सकती है यदि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यानी कि हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में 5 वर्ष रहा हो, या राष्ट्रपति की राय के पारंपरिक अधिवेता हूँ, यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में एक कानून के रूप में उसे पूरी जानकारी हो। अर्हता में अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ये होना चाहिए। लेकिन आयु इसके अंदर नहीं मांगी जाती। आयु आपको राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ आयु मांगी जाती है। यहाँ आपका अनुभव चलता है। क्या चलता है? अनुभव। ये प्रश्न आया था, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय के में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? उच्च न्यायालय के, तो उच्च न्यायालय का अभी मैंने आपको बताया ना, 5 साल यहाँ लिखा हुआ। देखो 124(3) के अनुसार यदि वो किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का, ये लिखा हुआ है, 5 वर्ष का अनुभव हो, ये लिखा हुआ है आंसर इसका 5 साल का उसके बाद जो अनुभव है ना, ये लिखा हुआ है। यह आया था पटवार वापस शायद मार्च या जून जुलाई में एग्जाम है। तो आपको राजस्थान में है, जिसने CET क्लियर की हुई है उसके लिए एग्जाम में वैकेंसी आ चुकी है। तो इसका राइट, उच्च न्यायालय कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? तो वह भारत का नागरिक हो, ये सही। वह सभी भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, कम से कम 10 वर्षों तक एक या अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो, इनमें से कोई नहीं। इसके अंदर देखो ये तो सही है, लेकिन इसके अंदर है ना, ये सही नहीं है। राज्य क्षेत्र में नहीं, उसने न्यायालय के क्षेत्र में काम किया हो कम से कम 10 साल का, 15 साल नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद को त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? ये देखो, ये 2nd ग्रेड में भी आया, 1st ग्रेड में भी आया हुआ है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद में त्याग पत्र करता है राष्ट्रपति को। ये पूरी डिटेल से आप देखोगे तो यहाँ पता चल जाएगा। उच्च या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि सिद्ध कदाचार असमर्थता की आधार पर हटाए जाने का प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम कितने, 2/3 बहुमत द्वारा समर्थन समावेदन संसद के प्रत्येक सदन में उच्च सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो, तब होगा ये सब। फिर है, ये प्रश्न आया था पटवारी में बहुत एग्जाम में आ चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से अधिक से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इसको संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, दोनों सदनों में अगर उसके पास बहुमत है हटाने के लिए, तो फिर राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करेंगे और उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ आप देखोगे तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? ये कांस्टेबल 2022 में प्रश्न आया हुआ है। तो ये 126 है। 126, जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो, तो जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण अन्यथा अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्य का पालन करेगा। 126 में दिया हुआ है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद, है ना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया। आपको पता हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की और वैकेंसी आ चुकी है। 10 फरवरी तक फॉर्म डेट है। आप अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हो तो भर सकते हो। और ये जीके के पेपर में आता है या पॉलिटी में आता है ना। पब्लिक एडमिशन में ये प्रश्न आया था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समस्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंदर है 136, जहाँ अपीलीय न्यायालय होता है। और भारतीय संविधान अपीलीय न्यायालय का अनुच्छेद की पूरी व्याख्या देखोगे आप, ये आप देख सकते हो।
136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश का आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। यानी कि आप कहीं भी आप अपील कर सकते हो। यह आया था पढ़ना, यह आया देखो CET 2023 में आया हुआ है और पटवारी 2011 में आया था, रिपीटेड वर्षन है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा पर आधारित है। किस पर? विधि द्वारा स्थापित, जो कानून ने स्थापित की है। इसकी व्याख्या आप देखोगे तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विधि स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि उन्होंने आदेश तो दे दिया, लेकिन उस पर वापस विचार करने के लिए भी ये अनुच्छेद दिए हुए हैं। आप कर सकते हो क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा पुनः न्यायिक पुनरीक्षण आधारित जो भी है भारतीय संविधान में दिया हुआ है वो कर सकते हो। 137 संविधान की 137 के तहत तो संसद द्वारा, और विधि के जो किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने द्वारा सुनाई गई। तो संसद में कौन सा है? 137 अनुच्छेद है, और न्यायालय में 145। यह आया था स्कूल व्याख्या था 2022 में, संस्कृत विभाग में आया था, और JLO 2023 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय ने कार्यप्रणाली प्रक्रिया की विनियमन करने के लिए नियम किसके द्वारा बनाए गए? तो ये भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय द्वारा ये सब निर्णय बनाए गए। 145 वाला मैंने कहा उच्चतम न्यायालय के नियम है, और 137 जो अनुच्छेद है वो संसद के द्वारा दिया गया है कानून प्रक्रिया के रूप में। देखो 145 पास इसकी व्याख्या भी देख सकते हो। भारत के मैं मारवाड़ी हूँ, तो कहीं कहीं आपको भाषा मारवाड़ी सुनने को देखने को मिलेगी। हम जालोर के निवासी हैं, या गोडवाणी बोली जाती है, क्या है, की है, क्या है ना, ऐसा कुछ भाषा आती रहती है, क्योंकि जो हमारी मूल भाषा है हम यहीं से बोलते हैं ना। भारत के देखो अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन के न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया है ना को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। 145 मैंने अभी बताया था, 137 संसद को दिए गए हैं, 145 न्यायालय को दिए गए हैं। किसको? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। आगे हम देखेंगे, ये प्रश्न जेल प्रहरी में आया था, और एक प्रश्न यहाँ आया स्कूल व्याख्या था, दोनों को मैं करवा रही हूँ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि के पास हुआ था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, तो यह होता 1856 से 1862। ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में इंडिया हाई कोर्ट एक्ट पास किया गया था। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ था? ये तो हमने देखा है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, 1993 में हुआ था। और ये अधिनियम कैसा है, पूरी व्याख्या देखते हैं। 1993 में बनी कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष 5 जज यानी मुख्य न्यायाधीश सहित 5 जज हो गए, 5 जज हो गए की अनुशंसा से होता है। सरकार कॉलेजियम की अनुशंसा को लौटा सकती है, गवर्नमेंट लौटा सकती है, हालांकि कॉलेजियम के फिर से अनुशंसा करने पर सरकार इसे स्वीकार करना पड़ता है। एक बार लौटा सकती है, दूसरी बार नहीं लौटाएगी, क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी के अधीन कार्य नहीं करती। ये प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग 2020। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठ न्यायाधीशों की सलाह और मशवरा करना होता है? तो यहाँ है 4 तो होंगे, वो एक होगा मुख्य न्यायाधीश। यह RS परी 2021 में आया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम, जो पहले कौन बने बाद में कौन बने, ये प्रश्न आया था। यहाँ आप देखोगे तो पूरी डिटेल से इसका राइट आंसर तो 4 है, HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेतर, है ना। तो भारत के उच्च न्यायालय का पूरा क्रम हम देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अब तक के सबसे अधिक 2696 दिन कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11/7/1985 न्यायाधीशों YV चंद्रचूड़ जो सबसे कम कार्यकाल है। चंद्रचूड़ का कितना था? सबसे कम कार्यालय और सबसे कम कार्यकाल 17 दिन, और कमल नारायण सिंह का सबसे जो रहा है देखो 91 से 91 तक रहा है। कितने? 28/11/91 से 12/12/91 तक रहा। प्रश्नानुसार भारत के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, इनका भी 17 दिन रहा है, और इनका थोड़ा सा उसके बाद रहा है। जैसे कि HL दत्तू
14 से 15 तक रहे थे। फिर तीरथ सिंह ठाकुर, ये रहे थे 15 से 17 तक। फिर उसके बाद जगदीश सिंह खेरर, फिर दीपक मिश्रा, फिर रजन गोगोई, फिर शरद, कौन है, शरद अरविंद बोबड़े, फिर एन.वी. रमन, यू लतीन, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये हैं 22 से। लेकिन याद रखना अब वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के कौन है, भारत के कौन है, दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है, क्योंकि मैंने उसके शॉर्ट वीडियो बना के बता दिए हैं आपको। आप हमें कमेंट में बताना कि भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है और राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ये तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, फातिमा बीबी थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल की कान्या। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश शंभुनाथ पंडित, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ये उच्चतम न्यायालय की थी, है ना। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश से 1991 में। जबकि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब और फातिमा बीबी, है ना। प्रथम महिला न्यायाधीश रही थी, दोनों रही थी। और प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, जो 1949 में प्रथम महिला न्यायाधीश। और ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला दोनों न्यायाधीश थी, वो 1989 में थी। तो आगे हम देखें हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट होगा वही करेंगे। यह आया था रीट लेवल 2022 में आया था, रीट लेवल फर्स्ट में, सेकंड दोनों में आया था। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हिस्सा नहीं है, ये मौलिक है। उच्चतम न्यायालय का मूल प्रारंभिक अधिकार क्षेत्राधिकार भारत संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों से पहला एक। दूसरा है भारत संघ या कोई अन्य राज्य अनेक राज्यों को एक अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, ये सब करता है। इसका क्षेत्राधिकार है, किसका क्षेत्राधिकार है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का। दो या दो से अधिक राज्यों के ऐसे विवाद जिसमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न नहीं है तो ये था मौलिक अधिकार है। फिर आया था प्रश्न, ये नहीं देखे अभी, मैं ये लास्ट प्रश्न नहीं कराऊंगी क्योंकि एक पार्ट और बनाऊंगी जिससे आपके पूरे एमसीक्यू हो जाए, क्योंकि एक में नहीं हो सकते, दोनों पेपर दोनों है ना टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। इसलिए किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा के महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव को पास होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। तो ये प्रश्न आया वो था, ये थे सौमित्र सेन, है ना। और उसकी व्याख्या देख, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ अगस्त 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। तो नेक्स्ट में करेंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले अभी रह चुके हैं, तो नेक्स्ट में करवाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर एडिट नहीं होगा। ये RS 2013 में, और यहाँ से जितने भी पर्सन आए ना वो सब मैं करवाऊंगी। RS परी 2013 में जो भी आए थे, एक पार्ट और बनेगा और आपको अच्छे अच्छे पर्सन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। और थोड़े दिनों के बाद ही मैंने जिस तरह राजस्थान का इतिहास छोड़ा है और एक दर्शन शास्त्र, मैं कंप्लीटली दर्शन शास्त्र की 3-4 वीडियो में ही दर्शन शास्त्र सेकंड ग्रेड का पूरा करवाऊंगी। लेकिन आपको पता हो तो पहले रीट ये पात्रता परीक्षा, उसके बाद आपको पता हो तो फर्स्ट ग्रेड आने वाला है, जून जुलाई है, अगस्त में कब है, जून जुलाई में ही है शायद। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी करेंगे, जीके पेपर से भी करेंगे। और हिस्ट्री लेवल के तो मैंने वीडियो बहुत बनाए हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड जो असिस्टेंट प्रोफेसर के बनाया है ना, वो फर्स्ट ग्रेड जीके हिस्ट्री में भी आएंगे, आपको इंपॉर्टेंट है। तो वो देखें आप मेरी प्ले लिस्ट, जो सौरभ चौबे की बुक से, अरविंद पदगड़िया की बुक से, दृष्टि बुक से मैंने सारे वीडियो, और NCERT का तो पार्ट उसके अंदर मैंने शामिल किया ही किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।